ये कहानी एक खूबसूरत गांव की है, जहां एक शांतिपूर्ण जीवन का सपना अचानक एक खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। इस गांव की हरियाली और साफ हवा के बीच एक ऐसी घटना घटित होती है जो किसी के भी दिल को सिहरन में डाल देगी। ये कहानी एक डायन की है, जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक कल्पना मानते हैं, लेकिन असल में यह एक भयावह सच्चाई है। डायन कोई जीवित आत्मा नहीं होती जो डर पैदा करे, बल्कि यह एक ऐसी महिला होती है जिसने अपनी आत्मा को शैतान के हवाले कर दिया होता है। यही शैतान उसे अद्भुत शक्तियां देता है जो उसे और भी खतरनाक बना देती है। आज की कहानी में एक युवा लड़की रातिका अपने परिवार के साथ गांव आई है, जहां उसे एक रहस्यमय दोस्त मिलती है और एक ऐसा पेड़ खोज लेती है जहां जाने को उसकी नानी ने सख्त मना किया था। लेकिन जब रतिका ने अपनी नानी की चेतावनी को अनदेखा करने पर रतिका के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ कहानी मैं अंत तक बने रहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायन होती क्या है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि डायन और चुड़ैल में क्या फर्क होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी स्त्री को बहुत ज्यादा कष्ट दिया जाता है, उसे परेशान किया जाता है या वो खुद दुखी होकर अपनी जान दे देती है, तो मरने के बाद वो चुड़ैल बन जाती है। तो दोस्तों, बहुत लोग यही मानते हैं कि डायन और चुड़ैल एक ही तरह से बनती हैं, लेकिन आज मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं। मेरे सभी श्रोताओं को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह जानकारी महत्वपूर्ण है। डायन मरी हुई स्त्री की आत्मा नहीं होती, वो तो एक जीवित स्त्री ही होती है जो अपनी आत्मा को शैतान के हवाले कर देती है। ये डायन ने शैतान की पत्नियां मानी जाती हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन शैतान के नाम कर दिया होता है। इन महिलाओं की जिंदगी अलग होती है। वे अकेले रहना पसंद करती हैं, काले जादू का अभ्यास करती हैं और हर संभव तरीके से शैतान को खुश करने की कोशिश करती है। उद्देश्य शैतान को प्रसन्न करना होता है और इसके लिए वे अक्सर बलि देती हैं, कभी किसी मासूम बच्चे की तो कभी किसी जानवर की। ये हर तरह के खौफनाक काम करती हैं और बदले में शैतान इन्हें भयानक शक्तियां प्रदान करता है, और इन शक्तियों का इस्तेमाल करके डायने अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, अपने जीवन के अधूरे काम निपटा सकती हैं या फिर किसी से बदला भी ले सकती हैं। यही वजह है कि ये और भी खतरनाक बन जाती है। तो दोस्तों, अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अर्तिका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। वह शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी और वहीं अपनी पढ़ाई भी करती थी। सालों से शहर में रहने की वजह से उसका मन अब इस शहरी जीवन से उचट गया था। भाग दौड़ भरी जिंदगी और प्रदूषित हवा उसे परेशान करने लगी थी। इसलिए रितिका ने इस भाग दौड़ भरी जिंदगी और प्रदूषण से बचने के लिए एक फैसला किया। उसने तय किया कि इस बार समर वेकेशंस में वह अपने पूरे परिवार के साथ नानी के घर जाएगी। यह सोचकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। जैसे ही उसकी वेकेशंस शुरू हुई, वह अपने परिवार के साथ अपने गांव नानी के घर पहुंची। जब रितिका की नानी ने उसे इतने सालों बाद देखा, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रितिका ने झुककर नानी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। नानी ने प्यार से कहा, अरे बेटा, तुम आ गई। तुम्हें देखे हुए तो अरसा हो गया। बहुत अच्छा किया जो आ गई। रितिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या करूं नानी, स्टडीज ही इतनी भारी हो गई हैं कि समय ही नहीं मिलता। लेकिन आपकी बहुत याद आई तो सोचा अब कुछ दिन आपकी गोद में सुकून से बिता लूं। वहां शहर में तो शांति से जी भी नहीं पाती। रितिका की बात सुनकर उसकी नानी इमोशनल हो गई और उन्होंने उसे प्यार से गले से लगा लिया। उस पल में दोनों की आंखों में खुशी और प्यार की चमक थी, जो एक लंबे समय बाद मिले अपनों के बीच का रिश्ता फिर से ताजा कर रही थी। उसके बाद पूरा परिवार नानी से मिला और सभी घर के अंदर चले गए। रितिका कई सालों बाद गांव आई थी और बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन एक बात जो नहीं बदली थी, वह थी गांव की हरियाली और साफ हवा। यह देखकर रितिका के दिल को सुकून मिला। वह घर के आसपास घूमने लगी, देख रही थी कि इतने सालों में क्या क्या बदलाव आए हैं। आखिरी बार जब वह गांव आई थी, तब वह सिर्फ 10 साल की थी और अब 7 सालों के बाद वापस लौटी थी।
इस बीच गांव में कई छोटे मोटे बदलाव हुए थे जिन्हें वह ध्यान से देख रही थी। वह इधर उधर घूम ही रही थी कि अचानक पीछे से नानी की आवाज आई। अरे रितिका बेटा, कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम आई हो और तुम्हारे पैर घर में टिक ही नहीं रहे। पहले थोड़ा आराम कर लो, जब शरीर में जान आ जाए तब यहां घूम लेना। आखिर ये तुम्हारा ही गांव है, कोई जल्दी नहीं है। नानी की इस बात पर रितिका मुस्कुरा दी और उनके पास वापस आ गई, सोचते हुए कि गांव की सादगी और नानी का प्यार ही उसे यहां खींच लाया है। उसके बाद रितिका अपने घर के अंदर चली गई और थोड़ी देर आराम किया। अगली सुबह जब सभी लोग गांव के छोटे मोटे कामों में जुट गए, रितिका अपने फोन में व्यस्त थी। लेकिन कुछ समय बाद फोन चलाते चलाते वो बोर हो गई। उसने नानी से कहा, नानी मैं बस थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ। नानी ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है बेटा, घूम लो, लेकिन एक बात याद रखना, जो खेत दक्षिण में है वहां मत जाना, ठीक है? बाकी इधर उधर आसपास घूम लेना, बाकी जगह सेफ है, लेकिन दक्षिण की तरफ मत जाना। रितिका ने नानी की इस चेतावनी को सुनकर थोड़ी हैरानी महसूस की। उसने नानी से पूछा, क्यों नानी, वहां ऐसा क्या है? रितिका की नानी थोड़ा गुस्से में आ गई और सख्त लहजे में बोली, मैंने जो कहा वही करो, समझी? दक्षिण वाले खेत में मत जाना। मैंने एक बार मना कर दिया तो इसे अपने दिमाग में बैठा लो, वरना चुपचाप यहीं बैठी रहो। जब मैं काम से फ्री हो जाऊंगी तब तुम्हें खुद घुमाने ले चलूंगी। रितिका ने सोचा, नानी पता नहीं कब फ्री होंगी, इससे अच्छा जहां जहां नानी ने जाने को कहा है वहीं घूम लूं और फिर घर वापस आ जाऊं। ये सोचकर उसने नानी से कहा, ठीक है नानी, मैं दक्षिण वाले खेत में नहीं जाऊंगी, अब थोड़ी देर बाहर टहल सकती हूं ना? नानी ने कुछ नरम होते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, इतना तो तुम कर ही सकती हो, बस ध्यान रखना और समय पर घर लौट आना। रितिका ने सिर हिलाया और बाहर निकल गई, लेकिन नानी की चेतावनी उसके दिमाग में घूम रही थी। दक्षिण वाले खेत के बारे में नानी का इतना सख्त रवैया उसे और भी ज्यादा जिज्ञासु बना रहा था। रितिका अपने घर से बाहर निकली और गांव के बाग बगीचों को देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। वह इधर उधर घूमने लगी और गांव के लोग भी उसे देख रहे थे। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और उससे हालचाल पूछा, तो कुछ लोग उसे नहीं पहचान पाए। जिन लोगों ने उसे पहचाना उन्होंने उससे बातें की और रितिका ने भी उनके हालचाल जान लिए। इस तरह वह हल्के फुल्के कदमों से पूरे गांव में घूमती रही। गांव की ताजी हवा में सांस लेने का उसे एक अलग ही आनंद मिल रहा था। वह घूमते घूमते उस जगह तक पहुंच गई जहां जाने से उसकी नानी ने मना किया था। उस जगह के पास पहुंचते ही रितिका के कदम ठिठक गए। उसने सोचा कि अब आगे जाना चाहिए या नहीं। फिर उसे नानी की चेतावनी याद आई और वह समझ गई कि नानी ने उसे मना किया है तो जरूर कोई वजह होगी। इसलिए वह वहां से मुड़ने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। पीछे से आवाज आई, ए रितिका, रितिका, इधर देख, तुम ही हो ना रितिका? रितिका ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके सामने उसकी बचपन की सहेली खड़ी थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गई। जब रितिका ने अपनी बचपन की सहेली को देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उसी दिशा में चल पड़ी। जैसे ही वह अपनी सहेली से कुछ पूछने लगी, उसकी सहेली अचानक भागने लगी। रितिका ने हंसते हुए कहा, अरे कहां भाग रही है? रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। उसकी सहेली ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मेरे साथ चल, मैं तुझे एक बहुत अच्छी जगह पर ले चलती हूं, वहीं बैठकर हम ढेर सारी बातें करेंगे। यह कहकर उसकी सहेली तेजी से आगे बढ़ने लगी और रितिका भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। इतने सालों बाद अपनी प्यारी दोस्त से मिलकर रितिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी दोस्त उसे एक बहुत घने पेड़ के नीचे ले आई जो दक्षिण वाले खेत में था। जैसे ही वे वहां पहुंची, रितिका की दोस्त पेड़ के नीचे रुककर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। रितिका भी भागते भागते वहीं पहुंची और उसने चिढ़ते हुए कहा, अरे यार, तू पागल है क्या? इतनी तेज कोई भागता है क्या? मेरी हालत तो खराब हो गई। वहां पर भी तो हम बात कर सकते थे। रितिका की दोस्त हंसते हुए जवाब दी, अरे पागल, कम से कम देख तो सही, यहाँ कितना अच्छा माहौल है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और इस पेड़ की छांव में बैठकर बात करने का मजा ही अलग है। रितिका ने चिंतित होकर कहा, लेकिन नानी ने तो यहाँ आने से मना किया है।
मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही रितिका वहां से जाने लगी, उसकी दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तू पागल है क्या? तू भी अपनी नानी की तरह पुराने ख्यालों वाली है। यहाँ कुछ भी नहीं है, बस तू बेवजह डर रही है। रितिका का दिल धड़कने लगा और उसने सोचा कि शायद उसकी दोस्त सही कह रही है, लेकिन नानी की चेतावनी ने उसे अभी भी परेशान कर रखा था। रितिका की दोस्त ने हंसते हुए कहा, क्या अभी भी तू फालतू की बातों पर यकीन करती है? अरे, तू शहर में रहकर पढ़ाई लिखाई करती है और ऐसे बेवकूफी की बातों पर विश्वास करेगी तो तेरी पढ़ाई का क्या फायदा? रितिका ने उसकी बात मानी और वह पेड़ के नीचे अपनी दोस्त के साथ बैठ गई। बात करते करते उसकी दोस्त ने कुछ बेर निकाल लिए और उसे देते हुए कहा, ले, ये बेर खा ले। तुझे याद है ना, बचपन में हम इन्हें इसी पेड़ से तोड़कर खाते थे। रितिका ने बेर को देखकर खुश होते हुए कहा, अरे हाँ, ये बेर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। दोनों ने बेर खाए और सामान्य बातचीत शुरू कर दी। रितिका ने पूरे बेर खा ली और कुछ बेर अपनी दोस्त को भी दी। वे दोनों हंसते मजाक करते हुए बातें करती रही और रितिका का ध्यान धीरे धीरे उस पेड़ और दक्षिण वाले खेत से हटा। तभी अचानक रितिका ने एक आवाज सुनी, ओ लड़की, ओ लड़की, क्या कर रही हो वहां? इधर आओ, इधर देखो। रितिका ने इधर उधर देखा और खेत की एक पगडंडी पर एक आदमी साइकिल लेकर खड़ा नजर आया। वह लगातार चिल्लाते हुए रितिका को ही बुला रहा था। रितिका ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ अंकल, आपको कोई परेशानी है? मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूं। वह आदमी साइकिल लेकर पेड़ के पास आया और गुस्से में बोला, पागल है क्या तू? इतनी भरी दोपहर में इस घने पेड़ के नीचे अकेले किससे बैठकर बकबक कर रही हो? रितिका ने उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए जवाब दिया, अंकल, लगता है आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। मेरी फ्रेंड यहीं बगल में बैठी है। उस आदमी ने घूरते हुए देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसकी घबराहट और गुस्से के बावजूद रितिका की दोस्त की अनुपस्थिति ने उसे और भी ज्यादा चिंतित कर दिया। तभी रितिका ने अपने बगल में देखा और पाया कि वहां कोई नहीं था। यह देखकर उसका गला सूख गया और उसकी घबराहट बढ़ गई। वही अंकल जो पहले उसे चिल्लाकर बुला रहे थे, अब गुस्से में बोले, क्या हुआ? कौन है यहां? मैं यहीं से गुजर रहा हूं और कब से देख रहा हूं कि तू बकबक करती जा रही है। कोई यहां है भी नहीं। तेरे दिमाग का संतुलन ठीक है या नहीं? कौन से घर की है तू? रितिका ने हड़बड़ी में अपने नाना का नाम बताया तो उस अंकल ने कड़े शब्दों में कहा, फटाफट यहां से उठ। तुझे इस पेड़ के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? तेरी नानी ने तुझे यहां आने से मना किया था, फिर भी तू यहां बैठी है। चल, जल्दी यहां से निकल। रितिका सदमे में थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चुपचाप उठकर वहां से घर की ओर निकल गई। वही अंकल भी गुस्से में थे और उसे घूरते हुए देख रहे थे। रितिका अपने घर पहुंची और उसकी सोच में गहरी उलझन थी। उसकी खुशी और पुरानी दोस्ती का जश्न अचानक एक डरावने अनुभव में बदल चुका था। उसकी नानी की चेतावनी, अजीब सी घटना और अब इस अंकल की बातों ने उसे पूरी तरह से हिला दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और किस पर विश्वास करे। जैसे ही रितिका अपने घर पहुंची और घर के अंदर कदम रखा, उसने जो देखा उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी बचपन की सहेली सपना खाट पर बैठी हुई थी और पानी पी रही थी। रितिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चकित होकर कहा, अरे सपना, तू यहां क्या कर रही है? सपना ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे पता चला कि तू यहां आई है तो मैं भी भागती चली आई। जितने दिन भी हम यहां रहेंगे, हम साथ में ही रहेंगे। रितिका की नानी ये सब सुनकर हंसने लगी और बोली, देख रितिका, तेरी कितनी अच्छी सहेली है। कितने सालों पहले इससे मिली थी, लेकिन आज भी इसे पता चला कि तू यहां आई है तो दौड़ी दौड़ी चली आई। बेचारी। बेटा, ये लो, थोड़ा गुड़ भी खा लो, मुंह मीठा हो जाएगा। सपना ने गुड़ खाया और रितिका वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में शौक और उसकी सोच में गहरी उलझन थी। उसके सिर में दर्द की एक तेज धड़कन उठ रही थी और वह खुद को पूरी तरह से असमंजस में महसूस कर रही थी। रितिका चुपचाप खाट पर लेट गई। उसे डर था कि वह अपनी नानी को बताए कि उसने दक्षिण वाले खेत में जाकर वह सब कुछ देखा था।
क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी नानी बहुत गुस्सा करेगी। इसीलिए डर के मारे उसने अपनी नानी को कुछ भी नहीं बताया। गुड़ खाकर और पानी पीकर रितिका की सहेली सपना ने कहा, चल रितिका, अब बाहर घूमते हैं, मैं तुम्हें कुछ अच्छे जगहों पर ले चलती हूं। सपना ने रितिका का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले गई। अकेले में रितिका ने धीरे से पूछा, सपना, मैं तुझसे एक सच सच बात पूछना चाहती हूं, तू झूठ तो नहीं बोलेगी ना? सपना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे क्यों? मैं क्यों झूठ बोलने लगी? तू मेरी बचपन की सहेली है, पूछ, क्या पूछना है? रितिका ने धीमे स्वर में पूछा। तू मुझे दक्षिण वाले खेत में ले गई थी ना, उस पेड़ के नीचे, और तूने मुझे खाने के लिए बेर भी दिए थे। हम वहां काफी देर बैठकर बात भी कर रहे थे, है ना? सच सच बता, सब ठीक था ना? सपना ने सिर झुकाकर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा तूने कहा। लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? रितिका की आंखें एक गहरी चिंता से भरी हुई थीं और वह सपना के जवाब का इंतजार कर रही थी। सपना का चेहरा अचानक से उतर गया और उसने हैरान होकर कहा, क्या दक्षिण वाले खेत में मैं तुझे ले गई? उस पेड़ के नीचे? तेरा दिमाग खराब है क्या? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं तुझे उस दक्षिण वाले खेत में ले जाऊं? सपना की बातें सुनकर रितिका का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। उसकी घबराहट इतनी थी कि माथे से पसीना टपक रहा था। सपना ने चिंता में कहा, सच सच बता, तू किसी परेशानी में है? तेरे साथ कुछ हुआ है? मुझे बता, क्या हुआ तेरे साथ? रितिका ने डर और घबराहट के साथ सारी बातें सपना के साथ शेयर की। वह जानती थी कि जिन बातों को वह अपने बड़ों से नहीं कह सकती, वही बातें वह अपने दोस्तों के साथ आसानी से शेयर कर सकती है। रितिका ने अपनी सारी परेशानियां और दक्षिण वाले खेत में हुई घटनाएं पूरी तरह से सपना के सामने रख दी। सपना ने रितिका की बातें सुनकर गुस्से और चिंता में कहा, क्या तेरे दिमाग का खराब हो गया है? तूने वह बेर खा लिए जो मैंने दिए थे, वो भी 2-3? हे भगवान, तूने क्या किया? तेरी नानी ने उस साइड जाने से मना किया था, तो उसने सोच समझकर ही मना किया होगा ना? फिर तू वहां क्यों गई? रितिका वहां पर फूट फूट कर रोने लगी और सपना भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। सपना ने गंभीरता से कहा, यह बातें तेरी नानी को बतानी ही पड़ेगी, ये बहुत गंभीर है। रितिका ने रोते हुए कहा, नहीं, तू अगर मेरी सच्ची दोस्त होगी तो नानी को कुछ भी नहीं बताएगी। प्लीज, मेरी नानी मुझे बहुत डांटेगी। मैं कैसे अपनी नानी को मुंह दिखाऊंगी? और वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैंने उसे मना किया था, फिर भी मैं वहीं चली गई। प्लीज ऐसा मत करियो। सपना ने सख्ती से कहा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तेरे साथ बहुत बुरी चीजें शुरू हो जाएंगी, समझी? तुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तुझे पता भी है तेरे साथ क्या हुआ है। सपना ने रितिका को और भी घबरा कर कहा, जिसके पीछे तू भाग भाग कर उस दक्षिण वाले खेत के पेड़ के नीचे गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि एक डायन थी। क्या तुझे पता है डायन क्या होती है? और तूने उसके दिए हुए बेर भी खा लिए। तुझे पता नहीं है उनका असर कितना भयानक हो सकता है। रितिका की हालत बहुत खराब हो गई। पहले ही वो डरी हुई थी और सपना की बातें सुनकर उसकी पूरी स्थिति बिगड़ गई। सपना ने मजबूरी में रितिका की नानी को सारी बातें बता दी। जैसे ही रितिका की नानी ने सारी बातें सुनी, उनकी हालत और भी खराब हो गई। उनकी सांसें असामान्य रूप से तेज धीमी होने लगी। उन्होंने रितिका को पकड़कर कहा, तेरा दिमाग खराब है? तू पागल है? तुझे अंदर दिमाग नहीं है क्या? क्यों गई तू उस साइड? क्यों गई? अब हमें कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तुझे पता है? तूने उसके दिए हुए बेर भी खा लिए। सारी बात धीरे धीरे आसपास के घरों में फैल गई और आसपास के लोग भी बहुत डर गए। जैसे तैसे रात हुई और रितिका को खाना देने के बाद उसकी नानी कुछ बेड़ियां लेकर आई। बेड़ियां देखकर रितिका और भी घबरा गई। उसने अपनी नानी से पूछा, नानी, ये सारी बेड़ियां किसके लिए हैं? उसने अपनी नानी से पूछा, नानी, ये सारी बेड़ियां किसके लिए हैं? रितिका की नानी ने गंभीरता से कहा, तूने जो कर्म किए हैं उनसे बचने के लिए। रात के समय जब रितिका बेड़ियों में बंधी खाट पर लेटी थी, उसे अचानक बहुत प्यास लग गई। पानी पीने की तलब ने उसे बेचैन कर दिया। उसने देखा कि उसकी नानी ने
एक पानी का गिलास पास में रखा हुआ था। बेड़ियों की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि उसे हाथ पैर हिलाने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। रितिका ने गिलास उठाया, जग से पानी डाला और पानी पीने लगी। तभी उसकी नजर पानी के रिफ्लेक्शन में पड़ी। उसे जग में एक सफेद बूढ़ी औरत की छवि नजर आई। यह देखकर रितिका के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह घबराहट में जोर से चिल्ला पड़ी। उसने पानी का जग फेंक दिया और चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर पूरे घर वाले जाग गए। रितिका की नानी, मम्मी और पापा सब भागते हुए रितिका के कमरे में आए। उन्होंने देखा कि रितिका पूरी तरह से घबराई हुई और चिल्ला रही थी। रितिका की नानी ने जैसे तैसे करके उसे शांत किया। रितिका की मम्मी भी बेहद चिंतित थी और पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रितिका की मम्मी ने चिंतित होकर पूछा कि अब इस स्थिति में क्या किया जाए। उन्होंने रितिका की नानी से कहा कि यह पागल लड़की मना करने के बावजूद डायन के पेड़ के नीचे चली गई और अब इसका क्या किया जाए। रितिका की नानी ने कहा कि अब हमें मंदिर में ले जाना पड़ेगा, जहां पहले भी ऐसी समस्याओं का समाधान हुआ है। रितिका की मम्मी ने इस सलाह से सहमति जताई और उन्होंने तय किया कि कुछ दिनों में रितिका को उस प्रसिद्ध मंदिर में ले जाया जाएगा। यह मंदिर गांव से थोड़ा दूर एक बहुत ही प्रसिद्ध इलाके में स्थित था। वहां पर रोज कई लोग दर्शन करने के लिए आते थे और भूत प्रेत की बाधाओं का समाधान भी वहां किया जाता था। रात के समय रितिका को जैसे तैसे शांत करके सोने दिया गया, लेकिन जैसे ही वह सोने लगी उसे अचानक सिर में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा। यह दर्द इतना असहनीय था कि उसने नींद से उठने की कोशिश की। उसकी नींद में बाधा आ गई और उसका सिर तेज दर्द से चकरा रहा था। रितिका की नींद में बुरी तरह बाधा आई। उसने देखा कि उसकी खाट के पास एक औरत खड़ी है जिसकी साड़ी काली थी और आंखें लाल। यह औरत सामान्य नहीं लग रही थी और रितिका स्लीप पैरालाइज की स्थिति में थी। चिल्ला नहीं सकती थी और अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें इधर उधर हिल रही थी, लेकिन वह उस भयानक औरत को सामने खड़ा देख रही थी। यह स्थिति लगभग 10 से 15 मिनट तक चलती रही और रितिका के आंसू बहते गए। उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अचानक उसके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और उसे करंट सा महसूस हुआ। इस झटके से वह अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वह हैरान थी कि अब वह अपने घर के बाहर खड़ी थी और दक्षिण वाले खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर थी। रितिका ने देखा कि उसकी नानी, पापा और मम्मी घबराए हुए थे। बेड़ियों की हालत देखकर उसे हैरानी हुई कि वे अपने आप कैसे टूट गए। उसकी नानी ने तुरंत निर्णय लिया कि रितिका को जल्दी से मंदिर ले जाना चाहिए, जहां पहले भी इसी तरह की समस्याओं का समाधान हुआ था। रात भर परिवार ने रितिका का ख्याल रखा। रितिका की नींद बार बार टूट रही थी क्योंकि उसे हर बार वही डायन नजर आ रही थी जो उसे रात भर परेशान कर रही थी। अगली सुबह रितिका और उसके परिवार ने प्रसिद्ध मंदिर की ओर यात्रा की। मंदिर पहुंचने के बाद रितिका का शरीर भारी और असहज महसूस होने लगा। उसने वृद्ध और प्रसिद्ध पंडित को दिखाया। पंडित ने रितिका की सारी बातें सुनने के बाद उसकी उम्र की पुष्टि की और उसके हाथ देखकर कहा कि उसकी उम्र 17 वर्ष है। उन्होंने बताया कि इस उम्र में एक लड़की के लिए यह सब बहुत कठिन और खतरनाक हो सकता है। रितिका की नानी, पापा और मम्मी सभी बहुत चिंतित थे। पंडित ने कहा, अगर इसने बेर ना खाए होते तो शायद मैं पूजा पाठ करके कुछ समाधान निकाल सकता, लेकिन इसने 3 बेर खा लिए हैं और यह स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। एक डायन इन बेरों को लेकर बहुत ताकतवर हो जाती है। 3 बेर में तो वह किसी भी लड़की को पूरी तरह से निगल सकती है और यह सब एक रात में भी हो सकता है। मैं हैरान हूं कि आखिर यह अभी तक जिंदा कैसे है, वरना तो उस डायन ने किसी भी अच्छी लड़की को एक रात में चूस लिया होता। अब रितिका की नानी और मम्मी रोते हुए कह रही हैं, महाराज देखिए, हमारी बेटी को चूस ही रही है। पहले तो कितनी सुंदर थी और अब एक ही दिन में ऐसा लगता है जैसे उम्र 30 साल हो गई हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बेटी नहीं बचेगी, कृपया कुछ कीजिए। फिर महाराज ने कहा, देखिए, अगर इसकी जान को कोई बचा सकता है तो वह सिर्फ खुद ही हो सकती है। मैं सिर्फ उसे रास्ता बता सकता हूं और उसे उस रास्ते पर चलना होगा। वह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। आपको वैसे ही करना होगा।
फिर रितिका का पूरा परिवार हाथ जोड़कर बैठ गया और पूछने लगा, बताइए महाराज, हमें क्या करना होगा? महाराज ने कहा, वह पेड़ बहुत पुराना है। मुझे कुछ दिन पहले सपना आया था कि यह लड़की यहाँ आएगी और माता जी ने बताया कि यही लड़की उस डायन का अंत कर सकती है। इतने सालों से उस पेड़ ने बहुत से लोगों को सताया है। उस डायन की शक्ति उसी पेड़ में समाई हुई है। वह उसी पेड़ की मदद से शैतान की पूजा करती है और उसे अपना घर बना रखा है। अगर यह लड़की रात 12 बजे उस पेड़ में आग लगा दे और पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो जाए, तो उस पेड़ के साथ साथ डायन की शक्तियां भी जलकर राख हो जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि काला जादू करने वाले अपनी शक्तियों को कहीं न कहीं छिपा कर रखते हैं। उस डायन ने अपनी शक्तियों को इस पेड़ में समेट रखा है। हालांकि हमें नहीं पता वह अब कहां बैठकर जादू कर रही है, लेकिन अगर हम उस पेड़ को नुकसान पहुंचा दें तो कुछ हो सकता है। अब तक जिन जिन लोगों ने उस डायन से परेशान होकर कोशिश की है, वे सभी 18 साल से ऊपर के थे। 18 साल से ऊपर के लोग इस काम को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें पेड़ की हत्या का पाप लगता है और बाद में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन यह लड़की अभी 17 साल की है और बच्चों को इस तरह का पाप नहीं लगता। इसलिए अगर वह रात 12 बजे अकेले जाकर उस पेड़ में आग लगा दे तो वह बच सकती है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होगा। वह डायन अपनी पूरी ताकत से कोशिश करेगी कि इसे किसी भी तरह से रोका जाए। यह माता जी का कलावा है, इसे इस बच्ची के हाथ में बांध दो। जब तक यह कलावा उसकी कलाई पर रहेगा तब तक यह बच्ची की रक्षा करेगा और डायन अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर यह कलावा बच्ची के हाथ से निकल गया और डायन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया तो इस बच्ची के बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, यह कलावा बच्ची के हाथ से दूर नहीं होना चाहिए। फिर महाराज ने कुछ मंत्रों का जाप किया और उस कलावे को रितिका की कलाई में बांध दिया। उन्होंने कहा, यह मंत्र मैं तुम्हारे कान में बता रहा हूं। जब तुम उस पेड़ में आग लगाओगी तो यह मंत्र जरूर बोलना। एक बार इस मंत्र का जाप करना, वरना तुम्हारी तो जान जाएगी ही, साथ में मैं भी और तुम्हारा पूरा परिवार भी चला जाएगा। हमारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। उस पेड़ के आसपास अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज नजर आए जो तुम्हें पेड़ को जलाने से रोक रही हो तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। जाओ, मैं यहां से तुम्हारे लिए पूजा करूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का समय है। उसके बाद सारी बातें जानने और सभी रास्ते समझने के बाद रितिका और उसका परिवार अपने घर वापस आ गए। जब से कलावा रितिका की कलाई में बंधा था, उसे अंदर से थोड़ी हिम्मत मिल रही थी और वह थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। जब पूरे गांव को इस बात का पता चला तो गांव में एकजुटता का माहौल था। सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे रितिका की मदद करेंगे। रात के 12 बजे सभी लोग रितिका को लेकर दक्षिण की ओर स्थित खेत में गए। हर किसी के हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उन्होंने एक मशाल रितिका के हाथ में दी और कहा, बेटा, अपना ख्याल रखना और जो पंडित जी ने मंत्र बताया है वह मंत्र पेड़ में आग लगाते समय एक बार जरूर बोलना, समझी? रितिका की नानी और मम्मी वहां नहीं आए थे। सिर्फ रितिका के पापा और बाकी पुरुष लोग ही वहां मौजूद थे। रितिका बहुत डरते हुए उस पेड़ की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि पेड़ कितना घना और डरावना था। उसे देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी। जैसे ही उसने पेड़ में आग लगाने का इरादा किया, अचानक उसके पीछे से किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोर का था कि मशाल उसके हाथ से गिर गई और उसके कपड़ों में आग लग गई। रितिका ने बड़ी मुश्किल से अपनी जलती हुई आग को बुझाया और उसके हाथ भी जल गए थे। उसने मशाल को फिर से उठाया और रोते हुए पेड़ की ओर बढ़ी। तभी उसने देखा कि उसकी नानी पेड़ के साथ बंधी हुई थी और पागलों की तरह रो रही थी। वह चिल्ला रही थी, अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी नानी को जलाओगी? अपनी नानी को जलाओगी? बोलो, क्या तुम अपनी नानी को जलाओगी? यह देखकर रितिका की आंखें पूरी तरह से डर से चौड़ी हो गईं और वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यह सब क्या हो रहा है। गांव वाले दूर से देख रहे थे कि आखिर रितिका को हो क्या रहा है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह इतनी देर से क्या कर रही है। न तो उसने पेड़ में आग लगाई थी, न ही कुछ और किया, बस बुत की तरह खड़ी थी।
लेकिन वे नहीं जानते थे कि रितिका को वहां कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। फिर उसे पंडित जी की एक बात याद आई। वहां उस पेड़ पर तुम्हें बहुत बार रोकने की कोशिश की जाएगी। तुम्हें किसी भी बात में आना नहीं है, समझी? रितिका ने बहुत मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखकर पेड़ में आग लगाने की कोशिश की। उसने जलती हुई मशाल फिर से पेड़ की ओर बढ़ाई। तभी उसने देखा कि उसकी मम्मी तेजी से दौड़ती हुई आई और पेड़ के सामने दीवार की तरह खड़ी हो गई। उसकी मम्मी ने चिल्लाकर कहा, पागल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ को आग लगाने की? मैं इस पेड़ को नहीं जलाने दूंगी। अगर तुमने इस पेड़ को जलाया तो तुम्हें अपनी मां को भी साथ में जलाना होगा। जला जला, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जला। रितिका की मम्मी और नानी दोनों उसके सामने खड़ी थीं, बार बार आग लगाने की बात कर रही थी। कोई भी इंसान, खासकर एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ 17 साल की थी। रितिका मानसिक रूप से बहुत ही परेशान हो रही थी इन सभी घटनाओं से। तभी अचानक उसने देखा कि पेड़ के ऊपर वही औरत खड़ी थी जिसने काली साड़ी पहनी हुई थी। उसकी पूरी त्वचा सफेद थी और लंबे घूंघट में से लाल आंखें चमक रही थी। वह बार बार ताली बजाकर हंस रही थी और रितिका को अपमानित कर रही थी। अचानक रितिका ने अपने हाथ में बहुत तेज दर्द महसूस किया। उसने देखा कि उसके हाथ में एक बिच्छू लिपटा हुआ था और उसका डंक बहुत बड़ा था। यह देखकर रितिका बहुत डर गई। वह बिच्छू को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके हाथ में तो कलावा बंधा हुआ था। अचानक बिच्छू कहां से आया? याद आते ही रितिका ने माता रानी को याद करना शुरू किया। उसका भ्रम टूट गया और उसने देखा कि उसके हाथ में कोई बिच्छू नहीं था। यह सब डायन की साजिश थी ताकि रितिका उस कलावे को बिच्छू समझकर अपने हाथ से हटा दे और फिर डायन उसे मौत के घाट उतार दे। दूर से यह सब गांव वाले देख रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, हे माता रानी, इस बच्ची को शक्ति दो ताकि वह इस डायन का अंत हमेशा के लिए कर सके, ताकि हम सभी भी इस डायन से मुक्त हो सके। हर कोई रितिका के लिए वहां प्रार्थना कर रहा था और मंदिर में भी उसके लिए पूजा पाठ किया जा रहा था। दूसरी ओर रितिका अजीब अजीब परिस्थितियों का सामना कर रही थी। कभी उसे पेड़ के सामने अपनी नानी नजर आती, कभी मां और उसके प्रियजन सभी उसे पेड़ के आसपास दिखाई देते। वे सभी एक ही बात कहते, इस पेड़ को आग मत लगाना। ऊपर डायन बैठी हुई सब कुछ तमाशे की तरह देख रही थी। रितिका के अंदर चाहकर भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने प्रियजनों को देखकर पेड़ में आग लगा सके। इन सब चीजों के साथ रितिका का सामना नहीं हो पा रहा था। वह बहुत तेजी से चीखी और उसकी आवाज की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसकी वोकल कॉर्ड तक डैमेज हो गई और वह एकदम शांत हो गई। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, बुराई, बुराई तुम्हारे अपने लोगों को तुम्हारे सामने खड़ा करके अपनी ढाल बना रही है और तुम्हें हराने की कोशिश कर रही है। याद रखो, माता रानी तुम्हारे साथ है और माता रानी की शक्तियां भी तुम्हारे साथ हैं। हर बच्ची के अंदर माता का एक रूप होता है और उसी रूप को तुम्हें जगाने की जरूरत है। किसी भी परिणाम की चिंता मत करो, जो मैंने तुमसे कहा है वही करो और पेड़ में आग लगा दो। याद रखना, अच्छाई परेशान हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती। इसी वजह से तुम अभी परेशान हो रही हो, लेकिन तुम हारोगी नहीं। रितिका को ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी बातें उसके दिमाग में पंडित जी की आवाज बनकर गूंज रही थी। इन बातों ने रितिका पर गहरा असर डाला। उसने बिना किसी और सोच विचार के माता रानी का नाम लेकर पेड़ में आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, जो भी चीजें रितिका को नजर आ रही थी, उसकी नानी, उसकी माँ और अन्य प्रियजन, हर कोई चिल्लाते हुए पेड़ के अंदर घुसने लगा और जलकर राख होने लगा। रितिका ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और नानी को पेड़ के साथ जलते हुए देखा। उनकी चीखें पागलों की तरह थी। रितिका यह नजारा सहन नहीं कर पाई। उसकी वोकल कॉर्ड पहले ही डैमेज हो चुकी थी, इसलिए वह न तो चिल्ला सकती थी और न ही कुछ कर सकती थी। बस डर के मारे वह बेहोश हो गई। जब वह बेहोश हो रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, तब उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के नीचे, जहां डायन ने अपना घर बना रखा था, वह वहीं बैठी हुई थी। जैसे जैसे पेड़ जल रहा था, डायन भी पेड़ के नीचे जलकर मर रही थी। रितिका ने डायन के चिल्लाने की आवाज सुनी और धीरे धीरे वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। रितिका की आंखें जब खुली
तो उसने खुद को अस्पताल में पाया जहां उसका इलाज चल रहा था। उसकी वोकल कॉर्ड डैमेज हो गई थी, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब डॉक्टर ने उसका इलाज खत्म किया तो रितिका की नानी और मम्मी वहां पहुंची। उन्हें देखकर रितिका बहुत इमोशनल हो गई। पूरा गांव रितिका को हीरो मानने लगा। उसने अपने डर पर काबू पाकर डायन को हराया। 1 महीने तक उसका इलाज चला और धीरे धीरे उसकी वोकल कॉर्ड ठीक हुई। वह फिर से बोलने लगी, लेकिन आज भी वह सोचती है कि एक गलती ने उसे कितना बड़ा सबक सिखाया। अगर उसने अपनी नानी की बात मानकर पेड़ के पास नहीं जाती तो शायद उसे यह सब नहीं देखना पड़ता। फिर भी एक अच्छा पहलू यह रहा कि डायन का अंत हुआ, जो सालों से उस पेड़ की जड़ों के नीचे अपना घर बना चुकी थी। अगर रितिका के साथ यह सब नहीं होता तो डायन का अंत शायद कभी नहीं होता। इसके बाद रितिका ने माता रानी की पूजा करना शुरू कर दिया। वह मंदिरों में जाने लगी और एक स्पिरिचुअल पर्सन बन गई। धीरे धीरे उसकी मुरझाई हुई खूबसूरती भी वापस आ गई और वह पहले से कई गुना ज्यादा सुंदर हो गई। तो यही थी आज की कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सुनने में बहुत मजा आया होगा। इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण सीखने की बातें हैं और सबसे बड़ा सबक यही है कि हम अक्सर अपने डर से बहुत डरते हैं और उसे लड़ने की बजाय उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लेकिन जब इंसान भगवान का हाथ थामकर अपने डर से मुकाबला करने की ठान लेता है और पूरी ताकत लगाता है तो कोई भी बुरी शक्ति, चाहे वह डायन हो, चुड़ैल हो, पिशाच हो या प्रेत, उसे हराने की ताकत नहीं रखती। रितिका ने भी अपने डर को मात दी और 1 साल पुरानी डायन को हराया क्योंकि उसे भगवान का साथ मिला। मैं आपसे जल्द ही अगले हॉरर स्टोरी में मिलूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।